एवरीवन वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास में हम लोग 9th क्लास का चैप्टर करने जा रहे हैं प्राकृतिक संपदा। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितना भी हो वीडियो को शेयर करें क्योंकि यहाँ पे आपकी वन शॉट हो रही है। और देखो आज एक क्लास होगी और इसके बाद एक क्लास और आएगी, उसके बाद आपका जीव विज्ञान का जो सिलेबस है 9th क्लास का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। जैवमंडल समझते हैं। ठीक है, जैवमंडल क्या होता है? सजीव जैविक। ठीक है, देखो मतलब जैवमंडल का मतलब क्या है? जहाँ पे सजीव निर्जीव, ठीक, जैविक घटक अजैविक घटक उपस्थित होते हैं उसको इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है? जैवमंडल बना होता है। अब देखो सजीव जो होते हैं, सजीव के जैविक घटक होते हैं पौधे जंतु। क्या होते हैं? पौधे और जंतु होते हैं। अजैविक घटक जो होते हैं वायु जल मृदा होती हैं। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होना, ठीक है, कहलाता है प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जिसको कहते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण कैसे होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ओजोन परत के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, जल प्रदूषण होता है रासायनिक, घरेलू, तापी, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, उद्योगों द्वारा, कृषि द्वारा। ठीक है, कृषि द्वारा देखो कृषि कैसे होती है प्रदूषित? तो कीटनाशक द्वारा, पीड़कनाशक के द्वारा। ठीक है, अब अध्याय को समझते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अनेक कारकों पर, जो पृथ्वी पर जीवन जो होता है वो अनेक कारकों पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि हम लोग वायु पर निर्भर हैं, टेम्परेचर पर निर्भर हैं, पानी के पर निर्भर हैं, भोजन पर निर्भर हैं। ठीक है, इस तरह देखो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान पिक्चर देखी होगी, उसके साथ देखो वायु तापमान पानी और भोजन है, ये जरूरी है। स्थल और जल के ऊपर हवा के असमान गर्म होने से क्या होती है? पवनें उत्पन्न होती हैं। क्या पवनें कैसे उत्पन्न होती है? जब जल के ऊपर जो हवा के असमान जब गर्म होने से क्या होती है? पवनें होती हैं। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें क्या करता है? वर्षा प्रदान करता है। ठीक है, वर्षा प्रदान करता है। वायु जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। हमें अपने प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उन्हें संपूर्णीय, ठीक है, रूपों में क्या करना है? उपयोग करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूपों से पुनः उपयोग किए जाते हैं, जिस कारण जैवमंडल के विभिन्न घटकों में निश्चित संतुलन स्थापित होता है। ठीक है, पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी की संपदा और सूर्य की ऊर्जा होती है। वायु देखो, पानी, मृदा, खनिज, प्राणी और पौधे मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से क्या है? उपयोगी हैं। पृथ्वी पर ये संपदा कौन सी होती हैं उसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 45% भाग पर पानी या भूमिगत रूप से पाया जाता है। यह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में है। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? जलमंडल बनाता है। मतलब देखो समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब आदि को मिलकर क्या बनता है? जलमंडल बनता है। वायु जो होता है पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करता है, वही कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल को समझते हैं। जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र। ठीक है, जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र मतलब खाने पीना, जहाँ पे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। देखो वायु जो होती है हवा प्रदान करती है, जल जो होता है पीने के काम आता है, स्थल मंडल पे देखो साग सब्जियां होती हैं। तो ये सब तीनों मंडल जो है मिलकर के हम लोग के जीवन को क्या देखो सुगम बनाते हैं। इसको कहते हैं जैव मंडल। इन तीनों मंडलों से मिलकर के बना होता है जैवमंडल। यह दो प्रकार के घटकों से मिलकर होता है, जैविक घटक या जैविक घटक। जैविक घटक अगर पूछा जाए पौधे एवं जंतु होते हैं। ठीक है, जब पौधे मतलब आपका कोई भी पेड़ आ गया, जंतु में मनुष्य हैं, कुत्ता है, गाय है, बिल्ली सब आ गए। ठीक है, अजैविक घटक हवा, पानी और मिट्टी हो गए। ठीक है, ये हो गए। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर है। ठीक है, जीवमंडल है और आपका देखो स्थल मंडल है और वायुमंडल है। तीनों से मिलकर के क्या बना है?
आपका जीव और आपका क्या बना है, जैवमंडल बना है। ठीक है, तो जीवन की श्वास हवा, ठीक है, जीवन की श्वास हवा। वायु कई गैसों गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन 78% पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन की मात्रा बताइए तो 78% होगा। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है वायु में, तो 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, 0.02 या 0.03 की मात्रा में पाई जाती है वायु होती है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें बहुत ही माइन्यूट छोटी सी मात्रा में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वायुमंडल की भूमिका। वायु ऊष्मा के कुचालक है। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग क्या करता है, नियत करता है। ठीक है, नियत करता है। अब यह दिन के समय, ठीक है, यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे रात में अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती। पृथ्वी की इस स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति से कीजिए, जहाँ वायुमंडल नहीं है। वहाँ रात का तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन का तापमान 110 सेंटीग्रेड। साथ ही वहाँ हवा और पानी का भी क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि नहीं होती, ना के बराबर होती है। ठीक है, वायु की गति, ठीक है, वायु की गति देख लेते हैं। देखिए, दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। अगर पूछा दिन के समय हवा कैसे बहती है, तो समुद्र से पृथ्वी की तरफ बहती है। ठीक है, समुद्र की तरफ, हम लोग की तरफ समझ लिए बहती है, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। रात के समय जो हवा होती है स्थल जो होती है स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर बहती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र क्या होते हैं, ठंडे होने लगते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति को क्या कहते हैं, पवने कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब हवा जाती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, पवनों का निर्माण होता है। वर्षा, ठीक है, जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें क्या करता है, वर्षा प्रदान करता है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य किरणों के द्वारा क्या होता है, गर्म होता है और जल वाष्पित होता रहता है। वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है, जहाँ यह फैलती और ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी होकर जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में क्या होती है, संघनित हो जाती है। जब बूंदें आकार में बढ़ जाती है, मतलब बड़ी बड़ी हो जाती है, तो क्या होती है, नीचे गिरने लगती है और इसी को वर्षा कहते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है, समझते हैं। तो देखिए, वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, ठीक, जब वृद्धि हो जाती है, जब बढ़ जाता है कोई चीज़, तो प्रदूषण ही हो ही जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक, इन चीज़ों से मिलकर क्या, अगर इसकी मात्रा पर्यावरण में ज़्यादा होगी, हवा में ज़्यादा होगी, तो ये वायु प्रदूषण कहलाएगा। मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है वायु प्रदूषण, देखो, श्वसन और गुर्दे की बीमारियाँ, उच्च रक्तचाप, आंखों में जलन होगी, कैंसर। पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट, पत्तियों के रंग में क्या होंगे, पत्तियों पर क्या होंगे, धब्बे आ जाएंगे। ठीक है, काले काले भूरे भूरे। अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो जीवाश्मी ईंधन जब जलते हैं, ठीक है, यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनाते हैं। ये गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। वर्षा के समय यह गैसें पानी में धुल कर, देखो, पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, जिसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखो क्या होता है, NO2 SO2, ठीक है, जा रहा है, घुल जाएगा, ठीक है, और पानी में घुल करके जब बरसेगा, ठीक, जब बरसेगा तो H2O के साथ घुल करके बरसेगा ना, तो यहाँ पे H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। तो ये क्या होगी, अम्लीय वर्षा के रूप में यहाँ पे बरसेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि पृथ्वी से क्या होती है, परिवर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने के कारण क्या होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। जब वायुमंडल में क्या होती है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब क्या क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, वैश्विक ऊष्माकरण होता है, पृथ्वी के औसत तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई, इस वजह से क्या है, पिघल रहे हैं। और चोटियों पर जमी बर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण
वर्ष भर क्या होती है, पिघलती रहती है, इसी को कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को क्या करता है, गर्म रखता है। जैसे कि शीशा ग्लास द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर तापमान का बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक हो जाता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, जिससे ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं O3। ठीक है। ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यह वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होता है। यह वायु से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। ओजोन की बात हो रही है यहाँ पे। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। यह पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक विकार जैसे मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, ठीक है, एवं अन्य आनुवंशिक रोगों से क्या होती है, बचाती है। ठीक है, बचाती है जो ओजोन परत होती है। ठीक है, तो इसी वजह से ओजोन परत को क्या करना है, ओजोन परत को बचाना है, इतना प्रदूषण नहीं करना है। ठीक है। पॉलीथीन वगैरह जलाने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। CFC जो AC और फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा ओजोन परत में क्या होती है, दिक्कत होती है। 1985 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक भाग के पास ओजोन छिद्र की उपस्थिति को ज्ञात किया था। मतलब सबसे पहले उन लोगों को 1985 में पता चला था कि ओजोन जो है उसमें क्या है, छिद्र है। ओजोन परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया है। ठीक है। ओजोन परत के ह्रास होने के कारण क्या है, देखिए एरोसॉल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, ठीक है, क्रिया के कारण होता है, ज़्यादा मात्रा में हो रही है। यहाँ एक कारों तक ऐसी लगी हुई है, सबके घरों में, मोस्टली सबके घरों में फ्रिज है, तो इसकी जो है तो कहाँ जाएगी, तो वायुमंडल में ही तो जाएगी। और पॉलीथीन कितना यूज़ हो रहा है वो तो आप सभी खुद जानते हैं। ठीक है। सुपरसोनिक विमानों में ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ क्या है, नाभिकीय विस्फोट से क्या होता है, ओजोन परत को ह्रास होता है। स्मॉग, यह वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार है। धुआं व धूल के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। अगर पूछा जाए स्मॉग कहते हैं किसे हैं, तो धुआं प्लस धुंध मिलाकर के स्मॉग बनती है। ठीक है। स्मॉग किसी भी जलवायु में बन सकती है जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण हो, खास करके शहरों में सबसे ज़्यादा स्मॉग बनती है। देखा होगा कि शाम के टाइम में आपको धुंध जैसी दिखेगी, तो वो क्या है, स्मॉग है। जल एक अद्भुत द्रव है। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर अगर पूछा जाए कितना द्रव है, तो 75% भाग क्या है, पानी है। ठीक है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। अधिकांश जल के स्रोत सागर, नदियाँ, झरने व झील, जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। जलवाष्प की आवश्यकता, ठीक है, यह शरीर का तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जल मानव शरीर की कोशिकाओं, कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जीवद्रव का महत्वपूर्ण संगठक है। जल जंतु पौधे हेतु आवास है, देखो है जो होता है, आवास जो होता है जिसको हैबिटाट कहते हैं, कार्य करता है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। अगर आपके शरीर में जल सूख जाए तो सिकुड़ जाओगे हैं। आपकी कोशिकाओं में अगर जीवद्रव न बचे तो जितने भी उसके अंदर कोशिकांग है तब सब क्या होते हैं, सब सूख जाते हैं। जल प्रदूषण, जब वायु पीने योग्य नहीं होता है तथा पानी को अन्य उपयोग में लाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब जब पानी पी बोलेंगे यहाँ का पानी खराब है, यहाँ पानी पीने योग्य नहीं है, और अब RO का पानी पीजिए। ठीक है। अब सब लोग क्या पानी खरीद खरीद पीते हैं, तभी यही होता है कि जल में प्रदूषण हो गया, तभी तो पानी पीने योग्य नहीं बचा हुआ है। जल में अवांछनीय अतिरिक्त पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। कारण क्या है जल प्रदूषण के, देखिए जलाशयों में उद्योगों को कचरा डालना। ठीक है। जलाशयों में क्या कचरा डाल रहे हो, जलाशयों के नज़दीक कपड़ा धोना, डिटर्जेंट जो जा रहा है पानी को प्रदूषित कर रहा है ना। जलाशयों के अवांछित पदार्थ डालना, ठीक, जो नहीं डालने वाले हैं। देखो सब लोग क्या पूजा पाठ की सामग्री को उसी में करते हैं, स्रावित करते हैं, कूड़ा होता है उसको डालते हैं। ठीक है। और जितने देखो जो कारखाना होता है वहाँ की गंदगी सब इसी में जाती है, तो क्या होता है, जल प्रदूषण ही तो हो रहा है। ठीक है। जल प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण से मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो मृदा को देख लेते हैं। भूमि के ऊपरी सतह पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। ठीक है। वो जो ऊपरी परत है इसकी बात की जा रही है, इसमें कार्बनिक पदार्थ एवं प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह सतह क्या कहलाती है, मृदा, मतलब जो ऊपरी परत होती है। ठीक, इसको कहते हैं मृदा। मिट्टी का निर्माण, निम्नलिखित कारण से मृदा बनती है। सूर्य, दिन के समय सूर्य चट्टानों को गर्म करता है और वे फैलती हैं। ठीक है। रात को किरणें मतलब फैलती हैं यहाँ पे। ठीक है। रात को ठंडी होने से चट्टानें क्या होती है, सिकुड़ती हैं। मतलब जब सूर्य क्या करता है, चट्टानों को गर्म करता है तो चट्टानें फैल जाती हैं। ठीक है। और रात में जब मौसम ठंडा होता है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। फैलने और सिकुड़ने से उनमें क्या होती है, दरारें आ जाती हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। चट्टानें सूर्य के माध्यम से टूटती हैं। समझ लीजिए सूर्य में कितनी ऊष्मा है। ठीक है। पानी,
तेजी से बहता पानी भी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, जिससे क्या बनती है, मृदा बनती है। वायु तेज तेज हवाओं भी क्या करती है, चट्टानों को काटती हैं और मृदा बनने के लिए रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। जीवित जीव लाइकेन मांस चट्टानों की सतह पर उगती है और उनको कमजोर बनाकर महीन कणों में क्या कर देती है, बदल देती है। मृदा घटक, ठीक है, मृदा घटक देख लेते हैं। तो मृदा में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, सड़े गले जीवों के टुकड़ों जिन्हें ह्यूमस कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के सजीव उपस्थित होते हैं। ह्यूमस मृदा को क्या करते हैं, समृद्ध बनाता है ताकि वायु और पानी भूमि के अंदर तक जा सके। मृदा की उपयोगिता देखिए, मृदा एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। हम भोजन, कपड़ा तथा आश्रय पौधों से प्राप्त करते हैं, जो कि क्या मृदा में उगते हैं। जंतु मृदा में उगने वाले पौधों पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाएं जो हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ एवं अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा लगातार हटाई जाती है। भूमि की ऊपरी परत या मृदा को हटाना मृदा का क्या कहलाता है, अपरदन या क्षरण कहलाता है। कारण भूमि की पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में चरना, तेज हवाओं तथा पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह को हटना, ठीक है। पेड़ों की कमी होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाती है, हट जाती है। जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। बायोकेमिकल साइकिल, जीवमंडल के जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतःक्रिया होती रहती है। पौधों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व और इनके खनिज की आवश्यकता होती है। ये खनिज जो होते हैं जल, भूमि, वायु से पौधे उत्पादक स्तर में प्रवेश करते हैं और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत यानी कि स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रम को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे कि पौधों में आया, मिट्टी से लिया उसने, और पौधों को क्या बकरी ने खाया, बकरी को किसने, मनुष्य ने खाया। टिड्डा देखो, टिड्डा देखो, पौधा निकला, पौधे ने जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सब मिट्टी से लिए, उसको टिड्डा ने खाया, ठीक है। टिड्डा को जो है किसी देखो मेढक ने खाया, मेढक को जो है, मेढक को सांप ने खाया, मेढक को चूहे ने खाया, और चूहे को क्या सांप ने खाया। ऐसे क्या चक्र जो होता है चलता रहता है। वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जल चक्र कहलाता है, ठीक है। पर देखो नीचे पृथ्वी से ही बनना है जल, ठीक है, जलवाष्प के द्वारा गया, फिर वर्षा हुई, फिर जमीन पे फिर जल आया, जमीन से बह करके क्या देखो नदियों में गया, नदियों से बह करके समुद्र में गया, ये पूरा चक्र हो गया, ठीक है। महासागरों, समुद्रों, झीलों तथा जलाशयों का जल सूर्य की ऊष्मा के कारण क्या होता है, वाष्पित होता रहता है। सूर्य क्या करता है, जैसे कि देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी एकदम सूख जाता है, हर जगह का क्या, वाष्पीकरण के दौरान सूख जाता है, ठीक है। पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ये वायु वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल मुक्त होता रहता है। जंतुओं में श्वसन तथा जंतुओं के शरीर द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया को जल वाष्प वातावरण में हो जाती है, ठीक है। ऐसे पसीना वगैरह निकलता है, हम लोगों को भी निकलता है ना। तो जलाशयों से होने वाले जल वाष्पीकरण तथा सघनन से हमें क्या होती है, वर्षा प्रदान होती है। जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है तुरंत ही समुद्र में नहीं बह जाता, कि मतलब गिरा नहीं और समुद्र में बह गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें देखो क्या होता है, कुछ जमीन के अंदर सूख जाता है, ठीक है, और कुछ भूजल का क्या होता है, भाग बन जाता है। पौधे भूजल जो होता है भाग, उसको बार बार उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्बन चक्र देखिए क्या होता है, होता क्या है, सबसे पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या हुआ देखो, पानी में कार्बोनेट है और चूना पत्थर है, ठीक है। फिर कार्बनिक यौगिक पादप ने लिए, कोयला बना, पेट्रोलियम बना, ठीक है। कार्बनिक यौगिक बने, उससे क्या कार्बनिक कार्बोनेट बना, फिर उससे क्या, फिर से हुआ वायुमंडल में वो चला गया। श्वसन तथा विघटन के दौरान इतनी प्रक्रियाएं होती हैं ऐसे, ठीक है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर ज्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक मनुष्य भी कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। फल, लकड़ी जो है वो कार्बन से मिलकर, हर एक चीज की अवस्था कार्बन से मिलकर के बनी हुई होती है। यौगिक के रूप में यह कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
उत्पादक, ठीक है। तो उत्पादक स्तर पौधों से, देखो उत्पादक स्तर क्या होता है, पौधे होते हैं, इससे कार्बन उपभोक्ता यानी कि जो इसको घास वास चरते हैं, जो जिनको जंतु कहते हैं, तथा स्थानांतरित होता रहता है पौधों से जंतुओं में गया, ठीक है। इसके कुछ भाग क्या होते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जीव द्रव के अपघटन से वायुमंडल में पहुंचता है। इसका चक्र देख लेते हैं। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है हरे पौधों के जीव द्रव, ठीक है, उससे कहाँ गई, देखो जीव द्रव जंतु में गई, उसके बाद क्या हुआ, अमोनिया बना। तो ये ऐसा साइकिल चलता रहता है। देखिए डी नाइट्रिफिकेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देखिए वायुमंडल और औद्योगिक स्थिरीकरण हुआ, फिर यही प्रक्रिया देखो अमोनीकरण होगा, देखो नाइट्राइट होगा, फिर नाइट्रेट होगा, डी नाइट्रिफिकेशन होगा और डी नाइट्रिफिकेशन होगा, तब वायुमंडल में नाइट्रोजन होगी। तो ऐसे क्या होगी, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल की नाइट्रोजन सरल अणुओं के रूप में मृदा और पानी में आ जाती है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं और जीवधारियों से फिर सरल अणुओं के रूप में वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है 78% भाग होता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए जो होता है, विटामिन का आवश्यक नाइट्रोजन देखो है, ठीक है, नाइट्रोजन घटक है। पौधों और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते, अतः इसका नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना आवश्यक है। फलीदार पौधों में होता है तो जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अधिकतर दलहनी फसलों में ज़्यादा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जिसको राइजोबियम कहते हैं, फलीदार पौधों के जड़ों में मूल ग्रथिका नामक विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए चित्र है, इसमें मूल ग्रथिका जो ये लगी हुई है गांठी टाइप की, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने का प्रक्रम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या कर देता है, बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलित होकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के पानी के साथ जमीन में गिरते हैं। पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण देख लेते हैं, ठीक है। तो अमोनीकरण, यह मृत जैव पदार्थों को अमोनिया में अपघटन करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब अमोनीकरण का मतलब होता है जो सड़े गले जीव जंतु होते हैं तो उनका अमोनिया में अपघटन करने की प्रक्रिया जो होती है अमोनीकरण कहलाती है। इस क्रिया में मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो अपघटक होते हैं, जिनको बैक्टीरिया कहते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। नाइट्रीकरण, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में बदला जाता है, फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। विनाइट्रीकरण वह प्रक्रम जिसमें भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रेट स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होते हैं, उसको विनाइट्रीकरण कहते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। ऑक्सीजन चक्र को समझते हैं क्या होता है। तो देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उससे शोषण हो रहा है और शोषण देखो फिर H2 मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो प्रक्रम है उसमें ग्लूकोज शोषण के थ्रू होगा, C6H12 और O6 ये इसका फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ग्लूकोज बनेगा और ये ऑक्सीजन चक्र आपका दिया हुआ है। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जो होता है वायुमंडल है। यह वायुमंडल में लगभग, अगर ऑक्सीजन पूछा जाए कितनी, 21% मात्रा में होती है और यह पानी में घुले हुए रूप में जलाशयों में उपस्थित होती है और जलीय जीवों की जीवित रहने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये हम लोगों का वन शॉट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।